आपको लगता है कि एक चाचा ब्रोकर है, वो बाइक पे है, उसकी एक दुकान होगी और वो डील कर रहा होगा, उसके मुंह में पान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे पहले भी बहुत लोग अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को डिजिटल की तरफ लेकर गए। क्लाइंट को कोई एजुकेट नहीं करता, जिसके पास पैसा है उस बेचारे के साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है। रियल एस्टेट पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। रियल एस्टेट में बहुत प्रॉफिट है, लेकिन शर्त है कि उसकी प्रॉपर सेल्स एंड मार्केटिंग की जाए। इस गैप को फुलफिल किया पाकिस्तान के पहले रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल रेड बॉक्स ने। आइए आज जानते हैं रेड बॉक्स के सीईओ मिस्टर नवीद शाह से कि उनका ये सफर कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया रुबा, आप आई तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि लोग आपको देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से रियल एस्टेट सेक्टर तक का सफ़र आपका कितना मुश्किल रहा। अच्छा, मैं एडवर्टाइजिंग से पहले भी कुछ और प्रोफेशन था मेरा। सो मैं अपनी लाइफ के अंदर 7 से 8 प्रोफेशन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। और ये जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। मैंने टीचिंग भी की है, मैंने स्कूल भी रन किया है, मैंने प्रिंट में मैगज़ीन भी निकाला है, मैंने आउटडोर एडवर्टाइजिंग भी की है, मैंने अपना बिजनेस भी किया है एक्टिवेशंस का, एजेंसीज़ का, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी रन की है, एंड फाइनली अब रियल एस्टेट की तरफ। तो ये एक एक्सपोजर है, आप एक्सपीरियंस करते हैं जिस फील्ड में आते हैं। माशाल्लाह 6 साल से हमने काम कर रहे हैं इस फील्ड में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ और भी मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे एक्सपेंड कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। सर, रेड बॉक्स पाकिस्तान का पहला यूट्यूब रियल एस्टेट चैनल है। तो पाकिस्तान में अगर इस गैप को फुलफिल किया है तो वो रेड बॉक्स ने ही किया। तो सर, ये इनिशिएटिव आपको इस चीज़ का ख्याल कैसे आया? देखिए, जब मैं रियल एस्टेट में आया ना, तो आप यहाँ पे ऐसा महसूस हुआ स्टार्टिंग में कि आपने शायद किसी नीचे की जगह पे आ गए हैं। जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में डील करते हैं, आप मल्टीनेशनल्स के साथ जाके बैठते हैं, तो वहाँ इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप रियल एस्टेट में आते हैं तो आपके जहन में एक ब्रोकर का इमेज आ जाता है। आपको लगता है कि एक चाचा ब्रोकर है, वो बाइक पे है, उसकी एक दुकान होगी और वो डील कर रहा होगा, उसके मुँह में पान होगा और वो अपनी बातों को पता नहीं ऑन करेगा या नहीं करेगा, बहुत क्लेवर होगा वो। तो जब हम यहाँ पे आए रियल एस्टेट में, जब रेड बॉक्स हमने स्टार्ट की, तो हमने यहाँ पे कोशिश की कि हम इन्वायरमेंट चेंज करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे पहले भी बहुत लोग अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को डिजिटल की तरफ लेकर गए, क्योंकि डिजिटल मीडिया में ऐसा है कि ये आपके काम के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आता है, आपके काम में स्पीड लेके आता है, आपके काम को निखारता है और दुनिया सारी जो है वो डिजिटल पे मूव कर रही है इस टाइम पे। सो हमने ये जो सफ़र शुरू किया था, हमने इंडस्ट्री में गैप तलाश किया कि मार्केट में एक्चुअली क्लाइंट के पास अवेयरनेस नहीं है, क्लाइंट को कोई एजुकेट नहीं करता, जिसके पास पैसा है उस बेचारे के साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है। सो उसको अगर टाइम पे इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो शायद वो बहुत सी चीज़ों से बच जाता है, क्योंकि लोगों की मेहनत की कमाई होती है ये जो वो लगाते हैं प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में आते हैं। सो हमने सबसे पहले लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया। सो एजुकेशन देने का सबसे अच्छा जो मीडियम था वो सोशल मीडिया था या यूट्यूब चैनल था, कि हम लोगों के सामने आएँ, उनको फेस करें आके, क्योंकि बहुत से ऐसे ब्रोकर्स हैं या बिल्डर हज़रात हैं जो क्लाइंट को फेस नहीं करते। सो हमने उनको एजुकेट करना शुरू किया, कैमरे पे आए, उनको बताया प्रोजेक्ट्स को लेके। तो इससे मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा और फिर हमें देखते देखते बहुत से यूट्यूब चैनल्स बन गए, लोगों ने काम स्टार्ट किया इस पे लेके। लास्ट 6 ईयर्स के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग मार्केट में इस वक्त। सर, बीइंग इन पाकिस्तानी या एज अ पाकिस्तानी, जब आप एक पॉजिटिव चीज़ शुरू करते हैं तो आपको नेगेटिविटी भी लोगों की तरफ से फेस करनी बिल्कुल। पड़ती है। तो आपको क्या मुश्किलात फेस आई? मुश्किलात, आपने कहा सफ़र कैसा रहा, तो ये सफ़र जो है ये इंग्लिश का सफ़र ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि लोग चेंज नहीं होना चाहते। तो माशरे में जब भी आप चेंज लेके आते हैं, आप किसी पानी में भी अगर पत्थर मारेंगे तो जो इर्ताश पैदा होता है वो सोसाइटी में भी होता है। सो जो ब्रोकर हज़ात हैं या जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रजिस्ट करते हैं लोग उसको। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। शुरू में रेजिस्टेंस होती है, बट एक्चुअली फिर आप चेंज को अडॉप्ट करते हैं उसके मुताबिक, क्योंकि दुनिया में जो चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी हो रही है वो मेरा मानना है कि यहाँ भी होनी है। तो अगर जैसी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट हम देखते हैं स्टेबल काम होता हुआ दुबई के अंदर या यूएस की मार्केट में, कनाडा की मार्केट में, टर्की की मार्केट में, वही तमाम प्रैक्टिसेस यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होंगी। सो लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको समझ रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है, लोग उसको चेंज कर रहे हैं। हाँ, ये एक जिहाद है, अगर आप सही तरह से काम करना चाहते हैं तो एक जिहाद होता है। आप क्योंकि आपको अपने असूलों पे काम करना होता है। हमें क्लाइंट से काम करते हुए मसला नहीं होता, लेकिन जब आप विदन अपनी इंडस्ट्री काम कर रहे होते हैं तो वहाँ आपको मसला होता है, क्योंकि लोग लिखत पढ़त के आदी नहीं हैं, लोग इन्वाइस करने के आदी नहीं हैं, लोग पेमेंट लेते हुए साइन देने के आदी नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के आदी नहीं हैं। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये मैं बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना होता है, क्योंकि लोग कहते हैं ये डील हो गई, बस ज़ुबान दे दी हमने, मतलब ज़ुबान पे चीज़ हो गई। पहले तो सर यही होता है। ऐसा ही होता था,
लेकिन उसमें फिर ये होता है कि वो चीज़ें तब तक सही होती हैं जब तक आप जिंदा हैं। आज जिसने ज़ुबान दी है वो बंदा मौजूद नहीं है, तो उसका रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा पीछे का। और अगर आपने एक कंपनी चलानी है, आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो आप जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक कंपनी चलाते हैं तो आपके साथ बहुत से और लोगों का मुस्तकबिल शामिल हो जाता है। सो आपको पे सिस्टम डेवलप करने पड़ते हैं, आपको उस पर लड़ना पड़ता है कि नहीं मुझे ये इसको ले, और फिर आपके को प्लान होते हैं कि मुझे ग्रोथ करनी है, मैं अपने 3 साल का प्लान ऐसे देख रहा हूँ, 5 साल का प्लान कर रहा हूँ, 10 साल का प्लान कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप चीज़ें सिस्टमेटिक अंदाज में लेके चलते हैं। यही फ़र्क है हमारी सोच में और गोरे की सोच के अंदर, कि वो सिस्टम बनाता है। सो वो जो सिस्टम है ना, वो इंडस्ट्री के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट हो रहा है। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ नोटिस की है पर्सनली कि रेड बॉक्स जब से मार्केट में आया और ये गैप फुलफिल किया है, लोगों को जो है एक बाइंग और सेलिंग तो अलग है, लेकिन लोगों को रियल एस्टेट की नॉलेज फराहम की है रेड बॉक्स ने। तो अभी हम आए दिन एक मेजर इशू है कराची की रियल एस्टेट सेक्टर में, लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते सोसाइटीज़ के। तो उस हवाले से आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन फराहम कर रही है? देखिए, हम इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को, यही वीडियोस आ रही होती हैं। आप लोगों ने माशाल्लाह अभी जो काम आप लोग कर रहे हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर, आपका भी ये फ़र्ज़ है कि लोगों को अवेयरनेस दें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। लेकिन उसमें जो असल काम है वो गवर्नमेंट का है, जो स्टेट है ये उसका काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं, KDA है, SBCA है, MDA है, ना के लोग अखबारों पे जाएं या लोग खबरों पे तलाश करते हुए उन चीज़ों को, या रूमर्स पे मार्केट चलनी चाहिए। एक्चुअली कोई एक वेबसाइट होनी चाहिए, वहाँ पे तमाम NOCs पड़े होने चाहिए। जिस सोसाइटी में किसी ने बुकिंग करवानी है वो वहाँ जाए, जाके उनको देखे। सो मैं तो बहुत ज़्यादा आजकल इस पर कैंपेन चला रहा हूँ बाकायदा, कि पाकिस्तान के अंदर रीरा का क्याम किया जाए। जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो यहाँ बनाई जाए, ताकि जो एंड यूज़र भी है, जो इवन जो ब्रोकर्स हैं या रियल्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनके बहुत से मसाइल हैं, तो उन बेचारों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी आए जो उनको भी सेफ गार्ड करे। बाकी डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं, NOCs की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, वहाँ बहुत से हर्डल्स हैं, बहुत सी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि लोग समझते हैं शायद बिल्डर चोर है, लोग समझते हैं शायद सोसाइटी वाला ये काम नहीं कर रहा। तो उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। समटाइम जो है वो पीछे बैक एंड से खुद उसको मिस इन्फॉर्म किया जाता है, चीज़ों को निकाल के सामने रख दिया जाता है माशरे के, या जो है वो मतलब ब्लैकमेलिंग का फैक्टर होता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि उतनी ट्रांसपेरेंसी दोनों एंड से नहीं है। जो एक्चुअल काम स्टेट का है कि वो रेरा बनाए और उसके थ्रू चीज़ों को डॉक्यूमेंट करे, और एक स्ट्रेट और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर में चीज़ें बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा सर, अभी हाल ही में एक शानदार रिहायशी मंसूबा BTK 2 लॉन्च किया गया बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से। तो लोगों को भरोसा करने में बहरिया पे क्यों इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं? आप एज एन एक्सपर्ट इस पे क्या राय देना चाहेंगे? नहीं, देखें, बहरिया पे भरोसे की मैं नहीं समझता कि मुश्किलात बहरिया को पेश आ रही, क्योंकि बहरिया के यहाँ के जो टोटल मेरे ख्याल में यूनिट्स हैं, BTK 1 की मैं बात कर रहा हूँ, कि 1.25 लाख के करीब होंगे, एक 15 एक 20 के करीब होंगे जो यहाँ पे उन्होंने सेल की होगी। उसमें से 86,000 को शायद क्रैशी साहब से जो लास्ट मीटिंग हुई थी उन्होंने कहा कि 86,000 जो है वो हमने पोजीशन दे दी है लोगों को। पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखो तो तकरीबन कोई 3-3.5 लाख क्लाइंट तो बहरिया का अपना होगा। अगर 3-3.5 लाख क्लाइंटेज है बहरिया टाउन का, तो उसके लिए 17,000-18,000 प्लॉट्स की डील को अपने क्लाइंट के सर्कल के अंदर ही, अगर आप एक बड़े डेवलपर हैं तो आपके लिए सेल करना कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ जो बेसिक इशू बहरिया के साथ रहा वो उनके इफेक्टिव्स का इशू है, जो चला सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद जो एरिया बहरिया से बाहर हो गए थे उसको वो एकोमोडेट करते चले आ रहे हैं। उसी की बेसिस पे मर्जिंग भी आई, उसी के बेसिस के ऊपर लोगों को रिफंड भी दिए गए। और अभी लास्ट जो उन्होंने कम्युनिकेट किया है अली रियाज मलिक ने और शायद क्रैशी साहब ने कमिट किया है कि जी हम लोग जून 2023 तक 6 महीने में हम सबके जो है वो मसले सॉल्व कर देंगे। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो उसके अलावा मैं नहीं समझता कि बहरिया के साथ कोई इशू है। अच्छा सर, रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से हमारे जो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, जो रेड बॉक्स की वीडियोस देख के पाकिस्तान की रियल एस्टेट पे भरोसा कर रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? सर, उनको मैं मैसेज ये दूंगा कि आप जब इन्वेस्टमेंट कहीं भी करें तो प्लीज़ आप जिस भी अपने कंसल्टेंट से मिले, आप उससे फिजिबिलिटी मांगें, आप उससे रिसर्च मांगें, उससे कंपैरेटिव एनालिसिस मांगें। जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट करते हुए आपके पास ये चीज़ें नहीं होती, तब तक आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में क्लैरिटी नहीं मिलती। और उस किसी ब्रोकर से या रियल एस्टेट एजेंट से रब्ता करने से पहले आपको खुद अपनी जो अपने अंदर क्लैरिटी लेके आनी है, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं कि क्या मुझे एंड यूज़र बनना है, क्या मैं इन्वेस्टमेंट किस पर्पज़ के लिए करना चाह रहा हूँ, ये आपके पास चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि दिन रात हमारा जिन क्लाइंट से वास्ता पड़ता है वो आपसे बात के दौरान अपना माइंड मेकअप कर रहे होते हैं कि हम क्या करें, अच्छा आप बताइए हम क्या करें। तो सर, आपका पैसा है, आपको पहले डिसाइड करना है। आप कम से कम 1 घंटा बैठिए और बैठ के सोचिए कि मुझे कराची में या बहरिया टाउन में या DHA में या M9 पे किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, मैं चाहता क्यों। जब आपको उस क्यों का जवाब मिल जाएगा,
फिर आप किसी बंदे के पास जाइए और रिसर्च करके जाइए और उनसे भी रिसर्च मांगिए और फिर फैसला कीजिए। सर, पाकिस्तान का पहला सिल्वर बटन रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल है रेडबॉक्स, और हम हर कुछ टाइम बाद एक क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज देखते हैं। तो आने वाले वक्तों में हम रेडबॉक्स से और क्या न्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, थैंक यू, आपने ये कहा रूबा। हम लोग काफ़ी प्लान्स लेकर आ रहे हैं फ्यूचर में सामने। हमने कंस्ट्रक्शन साइट पे हम जा रहे हैं। हम इस वक्त कुछ रीट के मॉडल पे काम कर रहे हैं। हम लोग कुछ रिसर्च लेके आ रहे हैं सामने। हम लोग अपना बहुत ओपन जा रहे हैं इस वक्त काम करने के लिए। हमने पूरा कराची कवर कर रहे हैं रियल एस्टेट के ऊपर। सो मैं समझता हूँ कि ये जो साल है 2023 का जो साल है, इसमें हमने जितनी प्लानिंग की थी 2022 के अंदर, वो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है। हम एग्जीक्यूशन के फेज़ में जा चुके हैं। तो ऑलरेडी हमने बहरिया टाउन, DHA, ASF, M9 के जितने प्रोजेक्ट्स थे वहाँ से निकल के अब हम गुलशन मेमार, स्कीम 33, नाज़माबाद, ऑल ओवर कराची। सो अब हमने ये देख लिया है कि हम काफ़ी बड़े तरीके से काम कर सकते हैं, हम करने जा रहे हैं, ताकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो एंड यूज़र्स हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको जितना फ़ायदा हम दे सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वो उनको प्रोवाइड करें उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नवीद शाह, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, और हमारे नाजरीन को जो रेड बॉक्स के हवाले से जानना चाहते हैं उन्हें ये अहम मालूमात फराहम करने के लिए, क्योंकि आप एक रियल एस्टेट सेक्टर का जाना पहचाना चेहरा हैं। आपका शुक्रिया, आप लोग आए, आपने हमें मौका दिया मेहमान नवाजी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर।